मैं मानिक चंद्र झा लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके पहले भाग में हमने चर्चा की है कि हम कैसे प्रभावशाली बोलने की हैसियत हासिल करें। उसमें हमने चर्चा किया था, सबसे पहला वो ये कि भाषा जो है वो भाषा वर्ड्स से बनता है और वर्ड्स से बनने वाली जो ये भाषा है ये एक प्रकार का ये सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स का समूह होता है जिससे कि वाक्य बनता है और वो वाक्य जो है विशेष अर्थ पैदा करता है सामने वाले के मेंटल स्क्रीन पर। सेकंड पॉइंट बताया था कि हमारे पास में वोकैबुलरी है, लेकिन हमें उस वोकैबुलरी को या उस वर्ड को सजाना नहीं आता वाक्य में, तो फिर वो अर्थ पैदा नहीं कर पाएगा जो अर्थ उसे पैदा करना चाहिए। और इसके बारे में हम आपको नियमित रूप से अपडेट करते रहेंगे। तीसरी बात मैंने बताया था कि जब हम लिखते हैं कुछ, तो लिखते वक्त हम दो शब्दों के बीच में गैप छोड़ते हैं। दो शब्दों के बीच में गैप छोड़ने का कारण ये है कि प्रत्येक जो शब्द है उसको जो पढ़ने वाला है एक एक वर्ड को वो डिकोड कर सके, उसे कोई परेशानी नहीं हो। अगर हम दो वर्ड को जोड़ देंगे, एक वर्ड बना देंगे, तो जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज भी नहीं होगा, सिर्फ वो कंफ्यूज के अलावा वो बिल्कुल परेशान भी हो जाएगा, बिकॉज ही और सी विल नॉट बी एबल टू डिकोड द पर्टिकुलर वर्ड। चौथा पॉइंट जो हमने बताया था कि पिच क्या होता है। जैसे क्रिकेट के खेल में पिच होता है, सपाट होता है, उस पिच के ऊपर बॉल डाला जाता है। जब वो बॉल डालता है बॉलर, तो उस बॉलर को कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कहां बॉल फेंक रहा है और जहां वो बॉल फेंक रहा है वहां से वो किधर जाएगा और बैट्समैन किधर मार सकता है, और उसके हिसाब से वो कैप्टन से कहा करके फील्डिंग भेजा जाता है। ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉलर का ही होता है। उस पिच की वजह से कॉन्फिडेंस उस बैट्समैन को भी रहता है जो बॉल के टप्पा खाने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि ये बॉल टप्पा खाने के बाद इधर आ सकता है, और फिर उस हिसाब से वो स्ट्राइक करता है। और कभी कैलकुलेशन उसकी गलत हो जाए और गलत स्ट्राइक हो जाए तभी वो आउट हो सकता है, अदरवाइज वो आउट नहीं हो सकता है। उसी तरह से जब हम वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं, जब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिट करते समय हम उस वर्ड को कहां डालते हैं? अपने पिच पे। मेरा पिच क्या है? आई नो व्हाट यू आर सेइंग। ये मेरा पिच है। इस पिच से ही मैं ऊपर जाऊंगा तो गुस्सा को व्यक्त करूंगा, नीचे जाऊंगा तो मैं किसी के प्रति ग्रेटिफिकेशन को व्यक्त करूंगा, या किसी से कुछ हम आगे आएंगे इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे इन द टॉपिक दैट इज म्यूजिकल टोन। तो ये पिच हमारा जो है हमें पता होना चाहिए, और अगर पिच हमें पता है, अगर हमारा क्या पिच है, तो फिर वहां से वर्ड को ऊंचाई देने में या नीचे ले जाने में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एक अच्छा सिंगर बनता है वो जब जाता है अपने गुरु के पास, तो उसका गुरु पहले उसका पिच चेक करता है और पिच चेक करके बताता है कि बेटे तुम्हारा पिच ये है, यहां से तुमको गाना है। अगर उसको पिच का पता नहीं होगा तो जो पंचम स्वर का गाना है वो पंचम स्वर से शुरू कर देगा, तो थोड़ी देर के बाद उसका गला फट जाएगा, बेसुरा हो जाएगा, और फिर उसको गालियां पड़ेगी। पांचवा पॉइंट होता है, और पांचवा पॉइंट है आपको क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन।
जो भी शब्द का आप उच्चारण करते हैं, जो ओरिजिनली वो शब्द है, जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में ही उसको बाहर निकालें। जब उसको आप पूरी सम्मान देकर निकालेंगे, क्लैरिटी रहेगी प्रोनाउंसिएशन में, तो सामने वाले को डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि बीयूटी बट होता है, पीयूटी पुट होता है, EXC डबल एस एक्सेस कहते हैं, और आमतौर पर लोग ACCE डबल एस को भी एक्सेस ही बोलते हैं, जबकि वह एसएस है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्लैरिटी हो, और इस क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि आप बहुत सारे ऐप आते हैं जिस पे प्रोनाउंसिएशन आते हैं, या एक छोटी सी डिक्शनरी अपनी पॉकेट में रखिए। जहां कहीं आपको डाउट हो कि शायद ये वर्ड मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसको देखिए। यू विल गेट द प्रोनाउंसिएशन देयर इन द डिक्शनरी एंड ट्राई इट अगेन, ट्राई इट एंड ट्राई अगेन। और ये प्रैक्टिस जैसे से करते रहेंगे आप, ये जो पार्ट आपका है ये आपका बेटर एंड बेटर होता चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज, ये भाषाएं हैं। भाषा आप जो भी बोलते हैं, अगर आप अंग्रेजी अभी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी ही बोल पाते हैं, तो या अपनी रीजनल लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो आप उसी में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने एक लैंग्वेज में अपने आप को इन सारे एलिमेंट्स को ला करके इंप्रूव कर लिया, तो दूसरी किसी लैंग्वेज में जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो ये सारी गुणवत्ता उस लैंग्वेज में भी दिखाई देगी। और इसका बेस्ट तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका है रीडिंग। जो रीडिंग स्किल है ये दो काम करता है। एक रीडिंग स्किल जो है आपके जो एलिमेंट्स ऑफ गुड स्पीकिंग है उसको डेवलप करता है। नंबर दो कि आपकी वोकैबुलरी को बिना याद किए हुए ये बढ़ाता है। कैसे करेंगे? जैसे कोई कहानी की किताब ही आपने ले लिया, उस कहानी की किताब को जब पढ़ने बैठे तो कैसे पढ़ेंगे? एक राजा था, उस राजा का नाम अकबर था, उस राजा के मंत्री का नाम बिरबल था, लाइक दिस। और देखिए, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, नौसिखिए हैं, तो वहां शर्म नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज है जिसमें जिसने किए शर्म फूट गए उसके कर्म, और वो है सीखने में। While learning something, you have got to be shameless. That is the only way to become a good learner. छठा पॉइंट इसमें होता है, वो होता है म्यूजिकल टोन। ये म्यूजिकल टोन हमारी जो भाषा है, म्यूजिक का मतलब होता है कि म्यूजिक इज विजिबल ऑन हिज फेस। म्यूजिक इज विजिबल ऑन हिज फेस, यानी इसके चेहरे पे संगीत दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सुर में है। सुर मतलब कि अच्छे मूड में है, सिस्टम इसका बैलेंस्ड है पूरा का पूरा। तो याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति से, रोते हुए व्यक्ति से, परेशान व्यक्ति से मित्रता करना नहीं चाहता। रिश्ता वो उसके साथ जोड़ना चाहता है जो उसे कंफर्टेबल नजर आता है। और कंफर्टेबल तब नजर दिखता है वो जब देखते हैं कि उसकी सिस्टम जो है वो बिल्कुल म्यूजिक दिखाई दे रही है उसमें। तो इसमें तीन तरह के टोन है। पहला है हाइपोटोन। ये हाइपोटोन का काम क्या है? हाइपोटोन का काम है कि जब किसी से हम अंतिम में कहते हैं कि अंकल अगर आप मुझे 200 रुपये दे देते तो मेरा यह काम हो जाता, उससे पहले आप कहानी सुनाते हैं उसको।
और उस व्यक्ति के पास जाने से पहले पता नहीं रास्ते भर में आपने कितनी कहानियां बोल ली है कि ये कहानी जो है बिल्कुल क्या हिट कर जाएगा, तो नहीं ये नहीं हिट करेगा, फिर दूसरी कहानी बनाते हैं मनी मन, ये हिट कर जाएगा। और ये करते करते जब उस व्यक्ति तक आप पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद तुरंत आपको उसमें से एक कहानी सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको एक्ट करना होता है। तो कहानी पहले सुनाते हैं आप, तो कहानी सुनाते हैं आप किस टोन में, आइसोटोन या इसे कहते हैं मोनोटोन, यानी एक ही टोन में सुनाते हैं आप। ये होता है कैजुअल टॉक के लिए। कैजुअल मतलब जो पहले से प्लान टॉक नहीं है, जो पहले से नहीं है। रास्ते में कोई दोस्त मिला, आपने पूछा हाउ आर यू रमेश, वो कहेगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कहेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, हाउ इज योर फादर, वो कहेगा माई फादर इज ओके, ही इज फाइन। ऐसे करते करते एक ही टोन में बात करते करते जो है थोड़ी देर के बाद वो भी बोर हो जाता है, आप भी बोर हो जाते हैं, आप भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वह उब जाता है। यही कारण है कि बचपन में जब नानी या दादी कहानी सुनाती है तो कहानी सुनते सुनते हाँ हाँ करते करते नींद आ जाती है, क्योंकि वह कहानी एक ही टोन में सुनाई जाती है और वो टोन होता है आइसो या मोनोटोन। तो आप जब किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, चाहे माफी मांगने जाते हैं या गलती मांगने जाते हैं या कोई सामान मांगने जाते हैं या आप रुपया मांगने जाते हैं, तो वो अंतिम है मांगना, तो उसके लिए हम हाइपोटोन का यूज करते हैं। और कैजुअल टॉक स्टोरी सुनाने के लिए जो प्लान नहीं है वो सुनाने के लिए हम जो है आइसो या मोनोटोन का यूज करते हैं। और तीसरा टोन है, उसे कहते हैं हाइपरटोन। इस हाइपरटोन का यूज हम करते हैं अपने गुस्सा को व्यक्त करने के लिए, कि किस डिग्री का गुस्सा है उसी डिग्री से हम चिल्लाते हैं। दूसरा क्या होता है, घृणा को व्यक्त करने के लिए, कितना अधिक घृणा है वो आपकी जो वॉल्यूम है, साउंड जो है, वॉल्यूम जो है आपके साउंड की, उससे पता चलता है कि वो पिच से कितना अधिक ऊपर है। तीसरा होता है कि अकस्मात कोई ऐसी चीज आपको मिल गई जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी, और उस खुशी को व्यक्त करने के लिए या आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए आप जो है हाइपरटोन का प्रयोग करते हैं। अब एक ही जगह आपको हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टोन का प्रयोग करना पड़े, और ये कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि कहाँ मुझे हाइपरटोन का प्रयोग करना है, कहाँ पे आइसो या मोनोटोन का प्रयोग करना है, और कहाँ मुझे हाइपोटोन का प्रयोग करना है। सातवां पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है वो है लिसनिंग। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो ये गठरी बांध लीजिए कि पहले हम उसके नजरिए को जानेंगे। सामने वाले के नजरिए को जानकर आप अपना नजरिया जो है बहुत ही क्या कर सकते हैं, स्मार्टली आप मैनेज कर सकते हैं कन्वे करने के लिए। लेकिन सामने वाले के नजरिया को अगर आप नहीं जानेंगे तो हमारे अधिकतर रिश्ते खराब हैं अगर किसी के साथ, तो उसके पीछे एक कॉमन रीजन ये है कि वो व्यक्ति आपको कुछ सुनाना चाहता है, अपना नजरिया व्यक्त करना चाहता है, और आप उसके नजरिए को सुनने के लिए समय नहीं दे रहे हैं या मौका नहीं दे रहे हैं, और वो ये समझ बैठता है कि आप घमंडी हैं, आप किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं। कम्युनिकेशन के अंदर भी ये जरूरी है कि जिससे हम बात कर रहे हैं अगर वो मेरे पास आया है तो पहले हम उसके नजरिए को जानें, और जब हम किसी के पास अपनी जरूरत से जाते हैं तो वहां कोशिश हम ये करें कि पहले हम ये बता दें कि हम इस मकसद से आए हैं, उसका नजरिया क्या है, वो क्या क्या जो है चीज जानना चाहता है, क्या क्या उसके अंदर जो है जिज्ञासा उठ रही है, उस जिज्ञासा को पहले शांत कीजिए। फिर अपनी जो आपकी जो भी ग्रीवांस है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कहेंगे आप, तो आपको एक बड़ा ही सॉफ्ट जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कहने के लिए, और कॉन्फिडेंटली आप यू कैन एक्सप्रेस योर ऑन रीजंस। इज इट क्लियर?
हालांकि इस विषय पे ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, इस पे हम अगली वीडियो में आपको हम लेकर आ रहे हैं कि सुनने की कला कैसे हमें अधिक से अधिक समझदार बनाती चली जाती है। 8वां पॉइंट जो है, 8th पॉइंट, वो 8th पॉइंट है कि जब आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बना के रखें। आई कांटेक्ट विथ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस, प्लस नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस। ये नेचुरल स्माइल जो आपके चेहरे पर दिखाई देगा वो इस बात का इंडिकेशन देगा कि आप कंफर्टेबल हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि सामने वाला कंफर्टेबल है तो उसके साथ वो भी कंफर्टेबल महसूस करता है। और सामने वाला अगर अनकंफर्टेबल है तो वो कितना भी कंफर्टेबल क्यों नहीं हो, वह आपसे आप जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर एक अनकंफर्टेबल व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती, वो ट्रांजैक्शन सही नहीं हो सकती, वो ट्रांजैक्शन एक एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? इसमें 9वां पॉइंट होती है बॉडी लैंग्वेज। सपोर्टिंग योर वर्ड्स, सपोर्टिंग योर वर्ड्स। ये क्या होता है? एक बात आप गठरी बांध लीजिए कि कभी आपको ये गलतफहमी हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं सामने वाला व्यक्ति वही समझ रहा है, तो आपकी ये गलतफहमी है। सामने वाला क्या अर्थ लगाएगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वह किस नजरिए से सुन रहा है आपको, वो नजरिया आपने नहीं बनाया है। इसलिए वहां पे आपको जब बोल रहे हैं शब्द आप, तो बोलते समय देखिए मेरा शरीर भी आप सपोर्ट कर रहा है वर्ड्स का, और टाइम मैनेजमेंट है। आप कैसे हैं, दूसरा तरीका कहने का है आप कैसे हैं, यानी कि वर्ड सपोर्ट नहीं किया। सेकंड जो आपने देखा एग्जांपल, आप कैसे हैं, एक होता है आप कैसे हैं, बाद में कह रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि वो व्यक्ति जो है वो ये देखता है कि जो वर्ड्स ये कह रहा है, जो बातें ये कह रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो मान लेगा कि आप ठग किस्म के व्यक्ति हैं, आप किसी जो है बड़े मकसद से, बड़े इरादे से आप बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। आपके दिमाग में कुछ और है, जो आपको है वो आप नहीं बता रहे हैं। और फिर जो वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मिलने वाली भी थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितना भी डिजर्व करते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी मस्ट कंसिडर while making communication to make your communication effective। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कंटेंट्स भी अच्छे लगे होंगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो फिर आपके इर्द गिर्द का माहौल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको रेटिंग जो देता था पहले, वो उसकी रेटिंग का रेट भी डिफरेंट हो जाएगा। इट विल गो इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसके कंटेंट्स ही पसंद आए हैं, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मानिक CS झा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द टॉपिक कि सुनने की कला कैसे हमें अधिक से अधिक समझदार बनाती है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।